सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। शहर कराची अब अपनी खूबियों नहीं बल्कि खामियों, महरूमियों, इस शहर के साथ होने वाले जुल्म और इस शहर के इदारों की नाअहलियों की वजह से पहचाना जाता है। कराची को तबाह हाल करने में के इलेक्ट्रिक ने जितनी मेहनत और लगन से दिन रात काम किया है, उसकी मिसाल पूरे मुल्क में नहीं मिलती। ये पाकिस्तान का वाहिद प्राइवेट इदारा है जो खुद तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, लेकिन कराची की तरक्की को इस इदारे ने ब्रेक लगा दिया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो यह इदारा सिफर से शुरू होकर सिफर पर ही खड़ा नजर आएगा। ना इसके पास इजाफी बिजली जमा करने का कोई जरिया है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में इसने कोई काम किया है। आपका अगर कभी के इलेक्ट्रिक की ऑफिशियल वेबसाइट खोलने का इत्तेफाक हुआ हो तो वहां पर आप देखिएगा कि वहां लिखा है के इलेक्ट्रिक का असल मकसद बिला तातुल बिजली फराहम करना है, मगर के इलेक्ट्रिक की मौजूदा कारकर्दगी से वो मकसद सिर्फ बिला तातुल बिल भेजने तक ही महदूद नजर आता है। मुल्क की एनर्जी मिक्स और पावर सेक्टर को समझने वाले एक्सपर्ट्स ने के इलेक्ट्रिक से मुतालिक बड़ी अहम मालूमात हमसे शेयर की थी। हमने अपने प्रोग्राम में आपके सामने भी रखी थी। वो अहम मालूमात क्या थी, जरा एक क्लिप देखिएगा। पावर सेक्टर पर गहरी नजर रखने वाले एनर्जी एक्सपर्ट्स की जानिब से के इलेक्ट्रिक के हवाले से अहम मालूमात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक 2019 के बाद के इलेक्ट्रिक में स्ट्रेटेजिक गलतियों का एक सिलसिला शुरू हो गया था, जिसमें से कुछ बड़ी गलतियां आपके गोश गुजार भी करते हैं। नंबर 1, के इलेक्ट्रिक ने एक बड़ी गलती यह की कि ऐसे मुल्क में 900 मेगावाट बिजली पैदावार का गैस पावर प्लांट लगाया जिसके पास गैस के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। नंबर 2, के इलेक्ट्रिक ने इस वक्त एलएनजी नहीं खरीदी जबकि जिस वक्त एलएनजी की कीमतें ज़बरदस्त कम हो रही थीं। नंबर 3, के इलेक्ट्रिक ने हमेशा सस्ते ज़राए को छोड़कर महंगी बिजली बनाने को तरजीह दी, मकामी कोयले के ज़खायर को नज़रअंदाज करते हुए इम्पोर्टेड महंगे कोयले से पावर जनरेट करने की नाकाम कोशिश की गई। नंबर 4, के इलेक्ट्रिक थरकोल से बिजली बनाने में कोई पेशरफ नहीं कर सकी, जबकि वफाकी हुकूमत थर के कोयले से 3000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत कायम करने में कामयाब रही है। नंबर 5, के इलेक्ट्रिक रीन्यूएबल एनर्जी से बिजली की पैदावार को बढ़ाने में नाकाम रही है, सिवाय 100 मेगावाट सोलर एनर्जी के, जबकि कराची के करीब 1100 मेगावाट से ज़्यादा विंड एनर्जी से बिजली हासिल करने में कामयाब हो गई है। फिर नंबर 6, के इलेक्ट्रिक ऑपरेटिंग नाअहलियाँ, जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने और बलूनिंग जनरेशन समेत ऑपरेटिंग अखराजात को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रहा, जिसकी वजह से हुकूमत और टैक्स पेयर्स पर के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ में नुमाया इजाफा हुआ। नंबर 7, के इलेक्ट्रिक अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सर्विस के मेयार को बेहतर, लोड शेडिंग को कम और नए बिजली के कनेक्शंस की सहूलत को बेहतर करने में भी नाकाम रहा है। नंबर 8, 2018 में 70 अरब के कर्ज के मुकाबले में मौजूद 300 अरब रुपए से जायद का कर्ज भी के इलेक्ट्रिक की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 9, के इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में मुस्तकबिल में आने वाले मुकाबले की तैयारी में नाकामी। इन तमाम गलतियों का नतीजा ये निकला कि के इलेक्ट्रिक इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लागत खर्च करके बिजली बना रही है और के का मुकम्मल इन्हिसार इम्पोर्टेड फ्यूल पर है। अगर नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को कम कीमत पर बिजली फराहम ना की जाए और वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी ना दी जाए तो कराची के सार्फिन हद से ज़्यादा कीमतें अदा कर रहे होते हैं, जो अभी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा है। अब मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक ताकि मुल्की ख़जाने और सार्फिन पर बढ़ते बोझ को कम किया जा सके तो इसके हल के लिए पावर सेक्टर के माहिरीन की जानिब से कुछ अहम तजावीज़ भी सामने आई हैं, वो भी आपके गोश गुजार करते हैं। अब नंबर 1, फौरी तौर पर शहर कराची के सार्फिन को कम निर्खों पर बिजली की सप्लाई में इजाफा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनती और तिजारती सरगर्मियों के जरिए बिजली की डिमांड में अच्छा इजाफा किया जा सके और जब बिजली सस्ती हो जाए तो घरेलू सार्फिन की मांग में भी इजाफा हो जाएगा। नंबर 2, सस्ती बिजली की पैदावार के लिए के इलेक्ट्रिक को थर के कोयले के साथ जोड़ा जाए ताकि मकामी कोयले की बदौलत कराची को सस्ती बिजली और पावर की नुमाया मकदार फराहम की जा सके। नंबर 3, कराची की जोग्राफिकल लोकेशन से फ़ायदा उठाते हुए के इलेक्ट्रिक विंड और सोलर एनर्जी की मदद से सस्ती बिजली पैदा कर सकती है। नंबर 4, के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली बनाकर कराची में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बिजली की फराहमी और कराची में जमा होने वाले कचरे को तवानाई में बदलकर कराची को माहौल दोस्त शहर बनाने और इम्पोर्टेड फ्यूल की तलब को कम करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकता है। और नंबर 5, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को मुसलसल बेहतर बनाकर जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाकर और ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करके भी के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली फराहम कर सकता है। तो ये वो तमाम नाअहलियाँ हैं जो कि के इलेक्ट्रिक गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मुस्तकिल कर रहा है और इसका बोझ
बोझ कराची के अवाम पर मुंतकिल हो रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मुनीम ज़फ़र खान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जमात इस्लामी ने हमेशा से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ और आवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद की है और अपना मुकदमा न सिर्फ सड़कों पर बल्कि अदालतों में भी लड़ा है। मुनीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो 9 इस वक्त हमने नाअहलियाँ एक एक करके सारी के इलेक्ट्रिक की गिनवाई हैं, ये आपके भी इल्म में होंगी, इन पर कहीं किसी भी सतह पर संजीदगी से कोई गौर नहीं हो रहा है। अब तो ये सब कुछ सामने आ चुका है कि ये इम्पोर्टेड कोल के प्लांट्स लगाए गए, मुल्की कोल को इस्तेमाल किया जा सकता था, थर कोल ये हमारे दरवाजे पर रखा हुआ है, इसके बावजूद महंगी बिजली बनाई जाती रही। तो ये क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? इसका वे आउट कहीं कोई नज़र आ रहा है? आवाम को रिलीफ मिलता आगे आने वाले दिनों में? कुछ आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। अमलन सूरत हाल ये है कि KSC 19 साल का तवील अरसा बीत गया है और के इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों शोबों में नाकाम साबित हुआ है। यही वजह है कि कराची के रहने वाले लोग KSC की ज़ालमाना लोड शेडिंग का भी शिकार हैं और ओवर बिलिंग का भी शिकार हैं, और उसके साथ साथ कराची के लोग इन सारी चीज़ों के साथ साथ कि लोड शेडिंग भी है, ओवर बिलिंग भी है, भारी भारी बिल जो है वो पे करने पर मजबूर कर दिए गए हैं। और अब तो सूरत हाल ये है कि लोगों के घरों के किराए से ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो सन 2005 में के इलेक्ट्रिक की निष्कारी हुई और कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन उस वक्त मौजूद थी। जब इसकी निजकारी की गई तो इस वक्त दावे ये किए गए कि लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो जाएगा, आवाम को सस्ती बिजली मुहैया आएगी, और इसके नतीजे में सुनहरे ख्वाब दिखाए गए। फिर 3 साल के अरसे में यानी 2008 में ये KSC से ESC से के इलेक्ट्रिक बन गई। उस वक्त एक और इदारे को जो है वो पहले अलजमुया ग्रुप के पास इसके शेयर्स थे, उसके बाद जो है अलवराज ग्रुप के पास इसके अक्सरियती शेयर्स आ गए। लेकिन जब बुनियाद में ही टेढ़ हो तो उसके नतीजे में जो इमारत बनती है वो इमारत भी टेढ़ी ही बनेगी। जब के इलेक्ट्रिक की निष्कारी की जा रही थी तो उस वक्त के इलेक्ट्रिक को हुकूमत जो है वो 1.4 अरब रुपए सब्सिडी देती थी। आप देखिए कि निष्कारी के वक्त की बात की गई कि के इलेक्ट्रिक पर जितनी इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो सरमाया जो उसको रियायत दी जाती है, वो रियायत का ख़ात्मा हो जाएगा। और अमूमन होता यही है कि निजी कंपनी खुद चलाएगी, सरकार क्यों सब्सिडी दे। लेकिन इस वक्त सरकार 174 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी दे रही है। अब मुझे आप बताइए कि 1.4 अरब से 174 अरब रुपए सब्सिडी पहुंच चुकी है, लेकिन के इलेक्ट्रिक आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। और के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मे 170 अरब रुपए सुई सदरन गैस के इनको पे करना है, कराची के आवाम के 54 अरब रुपए क्लॉबैक के मद में इनको पे करना है। और इस पूरी सूरत हाल में के इलेक्ट्रिक अपना जो वतीरा है वो तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ शाहाना अखराजात हैं जो के इलेक्ट्रिक कर रही है, और दूसरी जानिब आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, चाहे वो सेमाई फ्यूल एडजस्टमेंट का मामला हो, चाहे वो ओवर बिलिंग का हो, ये सारे हवालों से। और अब तो 10 से 12 टैक्सेस हैं कम से कम, बता रहा हूँ आपको, जो बिलों में लग कर आते हैं, और कराची के आवाम जो है वो बिल पे करने पर मजबूर बना दिए गए हैं। और तो और आप देखिए बिन कासिम पावर प्लांट, पावर स्टेशन 1 और इसका यूनिट नंबर 1 जो 217 रुपये फ़ी यूनिट बना रहा है बिजली, जो और इसी तरह यूनिट नंबर 2 है जो बिजली का बिल जो बना रहा है वो 98 रुपये जो है वो फ़ी यूनिट बना रहा है। इसी तरह बिन कासिम पावर स्टेशन नंबर 5 और 6, उनकी सूरत हाल भी ये है कि 66 रुपीज़ और 100 रुपीज़ जो है वो फ़ी यूनिट बनाए जा रहे हैं। अब आपने एक तरफ जनरेशन के अंदर आप में वही बोसीदा प्लांट हैं जो 40 साल से चल रहे हैं, आपने जनरेशन के अंदर कोई सरमायाकारी नहीं की। ट्रांसमिशन में जो तांबे के तार थे वो भी निकाल लिए गए, उनको भी बेच दिया गया। और उसके नतीजे में होता यह है कि जब लोड पड़ता है, लोड पड़ने के नतीजे के अंदर ट्रांसमिशन मुतासिर होती है, इसके नतीजे के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन मुतासिर होती है, और इसका सब का खमियाजा कौन भुगतता है? कराची के शहरी इस पे सफ़र कर रहे होते हैं। सही। मैं ये बात पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि जमात इस्लामी ने इस के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ इसका मुकदमा लड़ा। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, हम हाई कोर्ट के अंदर आज भी लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मौजूद हैं।
हम नेपरा की हर हियरिंग में ये बात करते हैं कि भाई आप कराची के लोगों के साथ जुल्म बंद करें। वो इदारा कि जिसके पास 18 लाख सार्फिन थे, आज उसके सार्फिन की तादाद, उसको कंज्यूम करने वालों की तादाद 38 लाख हो गई है। एक तरफ सार्फिन 18 से 38 लाख हो गए, यानी 100% से भी ज़्यादा इजाफा हो गया। दूसरी जानिब आपने सरमायाकारी में 20% कमी कर दी। तो आप देखिए ना कि और तीसरी जानिब आपको जो सब्सिडी मिल रही है वो 1.4 अरब से 174 अरब रुपए हो गई। तो कोई इसमें तनासुब नहीं है, कोई रेशो नहीं और है। मुनीम साहब, फिर एक पॉइंट ये भी दे रही है कि बिजली की कॉस्ट को कम डिलीवर करने के नहीं कर लिए रही। तो किसी भी सतह पर कोई इकदाम उठाया नहीं जा रहा ना। यानी ये महंगी बिजली की बुनियाद तो उसी वक्त डाल दी गई थी जब ये 900 मेगावाट का प्लांट लग रहा था, और एक वो उस वक्त लगाया गया जबकि ये पता था कि आगे चलकर गैस के ज़खायर कम से कम होते जाएंगे। फिर पूरा का पूरा इन्हिसार जब इंपोर्टेड फ्यूल्स पर आ गया तो वो कॉस्ट तो ज़्यादा होनी ही है, और अभी भी कहीं कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जा रहा कि कॉस्ट को कम करने पर सस्ते ज़राए के ज़रिए तवज्जो दी जा सके। देखिए, इसका तो हल ये है कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है NTDC के ज़रिए आज भी आपको 1100 मेगावाट मिल रहे हैं। आप इसको जो है वो NTDC के ज़रिए बराह रास्त कर दीजिए। आज भी NTDC 1100 मेगावाट दे रही है। NTDC से बात की जाए, कराची से पूरे मुल्क को सप्लाई हो सकती है, सूबे को सप्लाई हो सकती है, मुल्क के दीगर हिस्सों को सप्लाई हो सकती है, तो कराची शहर को सप्लाई क्यों नहीं हो सकती? कराची शहर इस इनकम पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। एक्सपोर्ट इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा कराची से है। इसी तरह सूबा सिंध को 96% इसका रेवेन्यू सूबा सिंध का कराची जनरेट करके देता है। कराची इंडस्ट्रियल हब है, कराची आपकी बंदरगाह है। यहाँ इंडस्ट्रियल आर्ट के करीब इंडस्ट्रियल जो है वो मुख्तलिफ फेडरल एरिया, इसी तरह साइट और दीगर इदारे मौजूद हैं जहाँ इंडस्ट्री मौजूद है। लेकिन आपके पास जब बिजली मैसर नहीं होगी तो और बिजली होगी भी तो बिजली आप भारी भारी जो है बिल लोगों को दे रहे होंगे, तो उसके नतीजे के अंदर तो आप इंडस्ट्री की भी ऐसी तैसी कर रहे हैं। इसके नतीजे में इंडस्ट्री बंद हो रही है, इसके नतीजे में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। अब जाहिर बात है, आप अगर वो सारे टूल्स इस्तेमाल करेंगे जो आउटडेटेड टूल्स हैं, जिसके में आपको पता है कि गैस की शॉर्टेज पेश होगी, आपने गैस के नए ज़खायर को दरियाफ्त नहीं किया और आप चाह रहे हैं कि गैस के ज़रिए किए या नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें, दूसरी जाने वो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, या फिर आप उसको जो है वो दरियाफ्त नहीं कर रहे। तो इसके नतीजे में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप फिर जो है वो चीज़ इस्तेमाल करने पर आप जो है वो मजबूर हो गए हैं कि जिसके नतीजे के अंदर जो है वो बिजली की कीमत और बढ़ रही है। इसका हल तो ये है कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल किया जाए, जो इनको नवाजने का सिलसिला है वो ख़त्म किया जाए, NTDC के ज़रिए बराह रास्त इसकी जो है वो ट्रांसमिशन की जाए, इसकी जनरेशन वहाँ से बिजली ली जाए। इसी तरह ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दीगर कंपनीज को इनवाइट किया जाए। ये जो मोनोपोली है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। जो अजारादारी है ख़त्म होना चाहिए इदारों की, कि एक इदारा 38 लाख लोग इस इदारे के ज़रिए बिजली हासिल कर रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं। सही। और मुनीम साहब, अगर ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि कराची वालों को सस्ती बिजली फराहम कर सकते हैं, उनके पास अपना होमवर्क हो, रिसर्च हो, सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो, तो फिर ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। चूंकि थर का कोयला आपके दरवाजे पर खड़ा है, उसको आप इस्तेमाल करके बिजली की कॉस्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। आप विंड पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, इतनी बिजली बना सकते हैं आपके बिजली वाली गाड़ियाँ, बिजली वाली मोटरसाइकिल्स, बिजली वाली बसेज, और फिर इलेक्ट्रिक स्टेशंस आप कायम कर सकें। लेकिन शायद उसके लिए कोई सोच नहीं है कि इलेक्ट्रिक की लीडरशिप में, या कोई विजन नज़र नहीं आ रहा है उनका। नहीं, देखिए, के इलेक्ट्रिक की लीडरशिप का मसला नहीं है, ये मसला तो पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप का मसला है। आप मुझे बताइए, के इलेक्ट्रिक तो मेनली ये कराची के इसके सार्फिन तो कराची से हैं ना। बहुत ज़्यादा आप थर की तरफ चले जाइए, या फिर करीब करीब के जो हमारे कराची करीब की जो आबादियाँ हैं, अंदरून सिंध की कुछ आबादियाँ हैं या हब वगैरह है जहाँ ये सप्लाई करती है बिजली। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी लीडरशिप की अप्रोच नहीं है, इसी तरह सिंध में जो अरबाब इख्तियार हैं, जो 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या इनकी अप्रोच है ये? क्या इनके पास ये विजन है? क्या इनके पास ये विल है कि कराची के लोगों को कम से कम रिलीफ दे सकें? कराची के लोगों को रिलीफ देने का मतलब क्या है? पूरे सिंध को रिलीफ मिलेगी। इसके नतीजे के अंदर आपकी इंडस्ट्री चलेगी, इसके नतीजे के अंदर लोगों को रोज़गार मिलेगा, इसके नतीजे के अंदर आपका रेवेन्यू के अंदर इजाफा होगा, और इसके नतीजे के अंदर पूरे कराची आगे बढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क आगे बढ़ेगा। आपने कहा ना, ये थर का कोयला मौजूद है,
3000 मेगावाट जो है वो इसके ज़रिए बिजली आगे जा सकती है, लेकिन कराची क्यों नहीं आ सकती? इसी तरह हमारे पास अल्लाह ताला ने विंड पावर एक मौजूद है, सोलर एनर्जी मौजूद है। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ हर तरह का मौसम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सोलर एनर्जी की शक्ल में जो है वो एक ऐसी आपके पास कुव्वत मौजूद है कि जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोग मौजूद हों कि जो आवाम का दुख रखते हों, आवाम का दर्द रखते हों, लोगों की खिदमत करना जानते हों, वो लोगों को तंग करना ना जानते हों। हमारे साथ तो ये हो रहा है, क्या मैं के इलेक्ट्रिक की, आप ये मौजूद तो मेरा के इलेक्ट्रिक का है, लेकिन आप देखें इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है, कराची का एक आम आदमी किस तरह सफ़र कर रहा है। बारिश होती है, लोग खौफजदा हो जाते हैं कि बारिश के अंदर क्या होगा। बिजली को तो आप छोड़िए, लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल बना दिया गया है इस वक्त जो है वो। अब इस शहर के साथ जो आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, आप ये सलूक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर विल नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप लोगों को डिलीवर नहीं करना जानते। आपने एक इदारे को कराची को एक इदारे के हवाले कर दिया है, उसका नाम के इलेक्ट्रिक है, और आप उसके नाज उठा रहे हैं हर तरीके से। और मुनीम साहब, हम पहले भी इसके हवाले से फाइट कर रहे थे, अदालतों में आज भी मौजूद है। बिजली बनाई जाती है, सॉलिड वेस्ट को तवानाई की शक्ल में ढालकर उसको भी यूटिलाइज किया जाता है, उससे बड़ी सस्ती बिजली बनती है। लेकिन यहाँ पर हम कहीं कोई ऐसा काम होते नहीं देखते। चलें उसके लिए कोई प्लानिंग हो, कोई थिंक टैंक बैठे, इन सारे पॉइंट्स पर कोई बात करे, कोई मीटिंग्स हो, लेकिन इस लेवल का भी काम नहीं हो रहा होता है। नहीं, देखिए ये तो बात ये है कि जब हुक्मरानी किकबैक्स के अंदर जो है वो हुक्मरानों के पेश नज़र सिर्फ इतना हो कि अपने मफादात को हासिल कर लिया जाए, पार्टियों के नज़दीक ये हो कि बस अपने लोगों को भर्ती करवा लिया जाए, पार्टियों के नज़दीक सिर्फ इतना हो कि रिकवरी ऑफिसर्स जो है वो अपनी पार्टी से लगवा लिए जाएँ। आज भी देखें ना, के इलेक्ट्रिक जो है बाज़ जगह के इलेक्ट्रिक के PMTs लगे हुए हैं, लेकिन लोगों को ये मीटर नहीं देते। कुंडा सिस्टम के ज़रिए और इसी तरह रिकवरी अफसरान के ज़रिए, बदमाशों के ज़रिए लोगों से रिकवरी की जाती है, ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए रिकवरी की जाती है। लेकिन लोग अगर मीटर लगाने की बात करें तो मीटर नहीं लगाते। ये ऐसी आबादियाँ आज भी कराची के अंदर मौजूद हैं। बात ये है, मैंने जो बात आपसे कही कि ये लोग, इनके अंदर विल नहीं है, ये कर नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि इनके तो मफादात हैं। ये किस तरह के इलेक्ट्रिक से आंखों में आके डाल कर बात करेंगे के इलेक्ट्रिक, क्योंकि सारे लोग किकबैक्स के अंदर जो है वो लेने पर जो है वो, हमारे पास जिस तरह आपने बताया थर का कोयला है, विंड पावर है, सोलर एनर्जी है, दीगर हमारे पास ज़राए हैं। लेकिन अगर सर जोड़ के बैठा जाए, मुशावरत की जाए और उन लोगों को जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनको जो है जमा किया जाए और उनको इस बात पर राज़ी किया जाए कि वो डिलीवर करें, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना पोटेंशियल है। और इस तरह की तो बेशुमार चीज़ें अब मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है, लोगों को सस्ती बिजली मुहैया की जा सकती है, लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो सकता है। अब देखें, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ 4 अप्रैल 2024 को फैसला आया हाई कोर्ट का कि लोड शेडिंग जो है वो दरअसल जो कंज्यूमर है, जो सारिफ है, उसके हक़ पर डाका है, उसके साथ ज़्यादती है, और ये नेपरा के कानून के अंदर मौजूद है। और उस पर पेनल्टी हुई, 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी हुई के इलेक्ट्रिक को। के इलेक्ट्रिक ने कहा कि जी हमने पेनल्टी अदा कर दी है, लोड शेडिंग का खात्मा हम नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं। भाई, इस लॉस का जिम्मेदार कौन है? अगर चोरी हो रही है तो चोर को पकड़ने का जिम्मेदार कौन है? उसको पकड़ने का जिम्मेदार तो या तो के इलेक्ट्रिक है या हुकूमत उसको पकड़ने की जिम्मेदार है। वो आदमी जो बिल अदा कर रहा है उसका क्या कसूर है? एक आबादी के अंदर 95% लोग, 98% लोग बिल अदा कर रहे हैं। अगर 2% लोग चोरी कर रहे हैं तो उन चोरों को पकड़ना तो रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। के इलेक्ट्रिक का अपना फंक्शन है जिसके ज़रिए वो इन लोगों को रोक सकता है, लेकिन उसकी सज़ा आप 98% लोगों को दे रहे हैं। ये तो ज़्यादती है सरासर। और आप कहें कि जी T&D लॉसेज हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, और इसका खुमियाजा जो है पूरी की पूरी आबादियाँ भुगत रही हों। इस शहर के अंदर इम्तहानात हो रहे होते हैं बच्चों के, उस वक्त परेशानी होती है, लोग सेंटर्स के अंदर परेशान हैं, रात को किस तरह पढ़ेंगे, 12-12 18-18 घंटे लोड शेडिंग है बाज़ आबादियों के अंदर। तो भाई, इस सब चीज़ों को रोकना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपकी है। और जब हम ये बात करते हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट ने ये बात की तो उनको कहा गया कि जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक दुश्मन है। हम ये बात पूरे वसूख के साथ कहते हैं, हमारा किसी से ज़ाती परखाश नहीं है, हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हम कराची के हक़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइट कर रहे हैं, और पिछले 17-18 साल से जब से इसकी निष्कारी हुई है, पूरा जो एक जब से इसकी निष्कारी के बाद वो हमारे सामने है। अब आखिर में मैं बस ये आपसे जानना चाह रहा था कि अब जमात इस्लामी का ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक के हवाले से अब लाहे अमल है क्या?
कोई एहतजाज या जो अदालतों में सिलसिला चल रहा है, बस वही आप लोगों ने अभी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाना है या कुछ नया भी कुछ सोच रखा है? देखिए, आपसे ज़्यादा कौन इस बात से वाकिफ़ है कि जमात इस्लामी हम इस मौजू पर धरना देते रहे। हमने गली महल्लों के अंदर एहतजाज को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, हमने लोगों को अवेयर किया। ये आज जमात इस्लामी है कि जिसने लोगों को ये शऊर दिया है कि ये इदारे, ये IPPs, ये के इलेक्ट्रिक किस तरह लोगों की जेबों पर डाके डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अदालतों में भी फ़ाइट करेंगे और उसके साथ साथ हम हर महाज पर इनका जो है मुकाबला करेंगे, लोगों को साथ मिलाएंगे, लोगों को शऊर देंगे कि तुम्हारे साथ जो ज़्यादती कर रहे हैं ये हुक्मरान तबका, जिसके नतीजे में ऐसे इदारों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। और साथ साथ हम उन सारे लोगों को एक्सपोज भी करेंगे कि जो के इलेक्ट्रिक की इस निचकारी के अंदर बिला वास्ता या बिल वास्ता इन्वॉल्व थे। जाहिर बात है, ये अगर निचकारी हुई है तो ऐसी तो नहीं हो गई, ये कोई हवाओं में तो नहीं हो गई। जब निचकारी हुई सन 2008 के अंदर, जब दोबारा निचकारी की गई और अलबराज ग्रुप को दिया गया, तो कौन था उस वक्त सदर मुमलिकत? आसिफ अली जरदारी साहब थे। उनकी पार्टनर वफाक में भी और सूबे में MQM थी जो उनकी पार्टनर थी। तो जाहिर बात है वो लोग भी तो जवाब दे हैं कि जो इस इदारे को कौड़ियों के मोल यानी 16 अरब रुपए में खंभों के एवज इस इदारे को बेच दिया गया। और आज हम इस नतीजे पर खड़े हैं कि हम कह रहे हैं कि यार क्या किया जाए, किस तरह इस इदारे से जान छूटे या कम से कम कराची के शहरियों को रिलीफ मिले। हमारा मुतालबा, हम हर सतह पे फाइट करेंगे, मज़ाहमत करेंगे और ये हमारा जमहूरी आइनी हक है कि हम मज़ाहमत करें, सियासी जद्दोजहद करें। और उसके साथ साथ मैं ये मुतालबा करता हूँ कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल किया जाए, कराची शहर को लोड शेडिंग फ्री किया जाए, यहाँ के रहने वालों को सस्ती बिजली दी जाए ताकि इसके नतीजे के अंदर लोगों की ज़िंदगी के अंदर भी सुख आए, कराची में इंडस्ट्री चल सके, कारोबार आगे बढ़ सके और पूरा कराची भी आगे बढ़े और पूरा मुल्क भी इसके नतीजे के अंदर आगे बढ़े। और वो सारे ज़राए इख्तियार किए जाएँ इस काम के लिए कि जिसके ज़रिए हम सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। और इसके लिए असल ज़िम्मेदारी जो बनती है वो हुक्मरानों की बनती है, सूबे की बनती है, आफाक की बनती है कि जो कराची को नज़रअंदाज ना करे, कराची को उसका जायज़ हक दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीम ज़फ़र खान साहब अमीर जमात इस्लामी के साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि सस्ती बिजली इस वक्त कराची वालों के लिए बहुत ज़रूरी है और जमात इस्लामी का भी ये मुतालबा है, हमारा भी ये मुतालबा है, बल्कि हर पाकिस्तानी का और ख़ास तौर पर कराची के हर शहरी का मुतालबा है कि बिजली को सस्ता किया जाए, इसकी कीमत में कमी की जाए ताकि कुछ रिलीफ बहरहाल इन मुश्किल हालात में लोगों को मिल सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो महंगाई के फिगर्स तो हमें कम दिखाई दे रहे हैं, सिंगल डिजिट में महंगाई आ चुकी है, लेकिन अभी भी हमें देखते हैं कि शरह सूद में किसी तौर पर कमी नहीं की जा रही। जो पिछले 2 रिव्यूज़ हुए उसमें बहुत मामूली सी कमी हमने देखी है। तो बड़ी बिजनेस कम्युनिटी का और बड़े लोगों का ये मुतालबा है कि इसमें भी कमी की जाए। इस पर क्या अमल दरामद हो सकता है? एक ब्रेक के बाद अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और हमने देखा कि महंगाई हुकूमती कोशिशों के बाद सिंगल डिजिट में हमें गुज़िश्ता 34 माह में पहली बार नज़र आई है, लेकिन बिज़नेस एक्टिविटी को ग्रो होते हम नहीं देख रहे जिस लिहाज से होनी चाहिए। अब उसकी वजूहात हैं क्या और कहाँ कहाँ इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी को मुश्किलात दरपेश हैं? चूँकि एक बड़ा मुतालबा और बड़ा बुनियादी मुतालबा बिज़नेस कम्युनिटी का ये है कि फ़ौरी तौर पर शरह सूद में भी कमी की जाए, उसी लिहाज से की जाए कि जितना महंगाई में कमी हो रही है और जितना हम अपने रीजन के दीगर ममालिक में देखते हैं उसी तनासुब से इस पर अमल दरामद होना चाहिए। इस पर गुफ्तगू के लिए अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि 9.6% पर महंगाई आ चुकी है। बड़ी अच्छी बात है कि सिंगल डिजिट में हम इसको लाने में कामयाब हो गए, लेकिन शरह सूद को इसी मुताबिकत से इसी मुनासबत से क्यों नहीं कम किया जा रहा? कहाँ हुकूमत फंस रही है? क्यों स्टेट बैंक इस पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा? उसी तनासुब से कमी क्यों सामने नहीं आ रही है? क्या समझते हैं आप? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने के काफ़ी ज़्यादा हेडरूम मिल गया हमें इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन करने के लिए। तो अगली मीटिंग स्टेट बैंक की जो सितंबर में है उसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि कम से कम जो है 150 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज होगा। लॉन्ग टर्म में स्टेट बैंक का एक हमेशा से एक रूल रहा है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर इन्फ्लेशन 9% या 9 to 10% तक एवरेज रहती है तो इसका मतलब है कि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट्स को 10% तक ला सकते हैं नीचे ओवर द लॉन्ग टर्म। मगर सिर्फ खदशा उनका यही होगा कि अगर बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट वो नीचे लेकर आते हैं तो ये ना हो कि उसकी वजह से करेंसी वीक हो जाए या उसकी वजह से करंट अकाउंट पे कोई इशू आए। मगर आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेसेस पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से वो बर्डन थोड़ा कम होगा।
ठीक है। अब अली भाई साहब, हम देखें अगर पिछले दो रिव्यूज़ को 100 बेसिस पॉइंट्स कम किए गए, 150 बेसिस पॉइंट्स कम किए गए, गुंजाइश उस वक्त भी अच्छी खासी मौजूद थी, बिजनेस कम्युनिटी का उस वक्त भी मुतालबा था, इकोनॉमिस्ट उस वक्त भी ये कह रहे थे कि इससे ज़्यादा कमी की जा सकती थी, लेकिन बहुत सेफ खेला स्टेट बैंक ने, हुकूमत ने। अब जो तकाजा किया जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से 400-500 बेसिस पॉइंट्स का, कितना काबिल अमल है? जी, क्योंकि मसला ये कि इकोनॉमी में बैलेंस उनको दे कैन नॉट, अगर वो जल्दी इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो उससे अगर ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाए, तो पाकिस्तान में जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है तो उसके साथ साथ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि होता ये है कि लोग जब स्पेंडिंग करना, या लोग या कंपनी जब स्पेंडिंग शुरू करती हैं तो वो स्पेंडिंग में हमारा इम्पोर्ट बिल इंक्रीज हो जाता है। तो क्योंकि इस वक्त हमने IMF को भी एक कमिटमेंट दी हुई है और हमारी इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी है कि करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट ना बढ़े, तो इसलिए इकोनॉमी को बैलेंस ग्रोथ पे लेके जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसको मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट को वो कदरे हाई रखना पड़ेगा, मगर फिर भी देयर इज़ रूम फॉर इंटरेस्ट रेट कट। तो आई थिंक डायरेक्शनली रेट अब डिक्रीज ही होंगे। तो अली भाई साहब, अगर बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट करनी है, अगर इन्वेस्टमेंट में ग्रो करना है, सरमाकारी बड़ी लेकर आनी है, तो ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट में कमी करनी पड़ेगी ना। सिर्फ महंगाई को सिंगल डिजिट में लाने से तो ये ग्रोथ नहीं हो सकेगी, क्या समझते हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा एक कनंड्रम है, एक ट्रेड ऑफ है कि हमें जानबूझ के अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कम रखना पड़ेगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5% से ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। क्योंकि जब आपने मशीनरी खरीदनी है तो मशीनरी बाहर से लेनी है, आपने ग्रो करना है, इसका मतलब है कि आपने बिजली ज़्यादा यूज़ करनी है आपने। तो जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक लेवल से बढ़ती है, और पाकिस्तान में वो लेवल 3.5% है, तो उसके बाद हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाता है। इसलिए हमें खुद अपनी इकोनॉमी को थोड़ा स्लो डाउन इंजीनियर करना पड़ेगा ताकि हमारे रिजर्व बढ़ते रहे और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इस वक्त बलून ना हो। तो अली भाई साहब, अगर हम अपने रीजन के दूसरे ममालिक में देखें, हम बांग्लादेश पर नज़र डालें, हम भारत में नज़र डालें, वहाँ पर जो हमें इन दोनों रेट्स में डिफरेंस नज़र आ रहा है वो सिर्फ 3-3% का है। इन्फ्लेशन रेट और पॉलिसी रेट में वहाँ 3-3% का फ़र्क है। ये हमारे यहाँ इतना ह्यूज गैप हम देख रहे हैं, ये डबल फिगर्स में अभी भी ये सिर्फ फ़र्क ही मौजूद है, 10% से ज़ायद का फ़र्क है। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? जी, एक तो इन्फ्लेशन भी अभी कम हुई है, और इन्फ्लेशन जो है उससे पहले बहुत ज़्यादा थी। मैं आपके साथ भी, हम काफ़ी दफ़ा इस शो में भी बातचीत कर चुके हैं हाई इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन की जो डायरेक्शन नीचे आ रही है वो इसी साल ज़्यादा स्टार्ट हुई है। तो हेडरूम्स बना है सेंट्रल बैंक के लिए कि वो अब वो जो है दे कैन कट रेट्स, एंड आई थिंक दे विल कट रेट्स। मगर वो सेंट्रल बैंक इसीलिए ज़्यादा ही कंसर्न होगा कि महंगाई, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। अगर तो ये इन्फ्लेशन जो है 9% पे जो है ये ज़्यादा देर तक रुकती है, अगले महीने भी ऐसे ही डेटा आता है, तो दे विल हैव रूम टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स टू अराउंड 15-14%। मगर ये एक महीने का डेटा है, तो इसलिए एंड इट्स अ पॉजिटिव डेटा, और रेट्स कम होंगे, मगर सेंट्रल बैंक हैज़ टू बी कंजर्वेटिव अबाउट इट। दे कैन नॉट मूव वेरी क्विकली अगेंस्ट in order to make sure that inflationary expectations remain low। भाई साहब, जाहिर है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोकल इन्वेस्टमेंट की भी हमें ज़रूरत है। हम देख रहे हैं PIA वाले केस में भी 6 लोकल इन्वेस्टर्स मैदान में हैं, उनका पाकिस्तान की इदारों पर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहरहाल एक एतमाद है। अब उनके इस एतमाद को मज़ीद मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह से उन्हें फैसिलिटेट कर सकती है, मज़ीद ईज़ उन्हें किस तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़े। और जी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है कि बड़ी खुशाइंद बात है कि लोकल इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन, एंड बिकॉज फॉरेनर्स तो फॉलो करते हैं, वो देखते हैं कि अगर आपके लोकल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर दे विल इन्वेस्ट एज वेल। बड़ा ज़रूरी है कि ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये ट्रांसपेरेंट मैनर पे हो, सिग्नल जाए बाकियों को भी, दुनिया भर को जाए कि देखें इनकी पाकिस्तान का जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है वो एक ट्रांसपेरेंट मेथड से हो रहा है। तो आप ब्रिंग ऑब्जर्वर्स इन, bring international investors, international rating agencies, international economists to come and see कि जो आपका प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो कितना ट्रांसपेरेंट है। उसके साथ साथ जब एक दफ़ा प्राइवेटाइजेशन हो जाए, जो भी जिसकी भी बिड विन करे, आप उस प्रोसेस को उसके बाद बिड से लेकर टेक ओवर का जो प्रोसेस है वो एक्सपेडाइट करें, ताकि उसमें कोई इशू ना हो। ये ना हो कि जो अभी इन्वेस्टर्स इसमें सक्सेसफुल होते हैं उनका बैड एक्सपीरियंस हो। सो आपने बिल्कुल सही बोला कि ये पहली after many years, और दिस इज क्रिटिकल दैट इट गोज ऑन स्मूथली। ये ना हो कि बाद में अखबारों में खबरें आना शुरू कर दे कि जी आपने क्यों प्राइवेटाइज किया, या फिर नहीं करना चाहिए था, या प्राइस कम है। सो इट्स अ लिटमस टेस्ट फॉर
Pakistan, and many people will be looking at it and the success of it to decide whether they should invest more in Pakistan. पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है बहुत ही लेंदी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा एक टिपिकल सा है और शायद इंटरनेशनल इन्वेस्टर इसीलिए इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि हम कहाँ फंस गए तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतनी मंजूरियाँ और इतना सब कुछ। 7 साल पहले इसकी मिनिस्ट्री अलग कर दी गई, तो अभी तक इस प्रोसेस को क्यों सिंप्लीफाई नहीं किया जा सका? इतनी आसानी इसमें क्यों नहीं है कि कोई एक इन्वेस्टर आए और बड़े स्मूथ तरीके से तमाम का तमाम प्रोसेस हो? जी, पाकिस्तान में रिसेंटली पिछले 30 सालों में हमने प्राइवेटाइजेशन जो देखी वो मुशर्रफ एरा में थी, और उससे पहले 90s में प्राइवेटाइजेशन का पहला फेज गया, बहुत अच्छा गया। 2000 में भी मुशर्रफ एरा में अच्छा गया। उसके बाद फिर जब ये आपको याद तो स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन को रोका गया था, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त लीगल एक्टिविज्म की वजह से एक प्राइवेटाइजेशन जो हो रही थी उसको रोक दिया गया, और उससे हमारे पूरे के पूरे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में ब्रेक्स लग गई। और ना सिर्फ स्टील मिल का रोका गया, उस जमाने में हमने जो प्राइवेटाइजेशन कर चुके थे उसको भी चैलेंज किया, और फिर हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाके उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो उसके बाद कई सालों से हमारा सिस्टम रुका हुआ है। तो अब अगर हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो पिछली बार जो गलतियां या जो बैड पॉलिसीज की वजह से सिस्टम सारा रुक गया था वो गलतियां कम से कम हम दोबारा ना दोहराएं। सही, ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल, क्योंकि उनकी मेमोरीज लोगों को है अभी भी। अच्छा। कि ये गलत चीजें हो सकती हैं। लोगों को डर होगा कि लीगल एक्टिविज्म ने लास्ट टाइम प्राइवेटाइजेशन को रोका था, कहीं वो दोबारा तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, या ब्यूरोक्रेटिक डिलेज ने काफी दफा डील्स को होते होते रोका है, तो क्या वो दोबारा तो नहीं हो जाएगी? तो हमारे पास माजी से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि माजी में वो क्या गलतियां थी, वो क्या बैड पॉलिसीज थी जिसकी वजह से हमारा प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस रुका था। तो कम से कम उन माजी की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। सही, लेकिन अली फैज साहब माजी की गलतियों को आप दोबारा ना दोहराने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो यहाँ अभी भी वही है। पीआईए के भी केस की भी आप एग्जांपल ले लें तो पहले एक तारीख आती है जून का महीना, फिर अगस्त की तारीख आ जाती है, फिर अभी अक्टूबर की तारीख आ गई है। अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि अक्टूबर में सब मुकम्मल हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला कि लिटमस टेस्ट है और दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स देख रहे हैं और इसी बात को असेस करना चाह रहे हैं कि क्या इस बार डिफरेंट है कि नहीं है। तो इट्स क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान, और यही हमारे जो फ्रेंडली मुल्क है जिनसे हम पैसा मांग रहे हैं वो भी आप हमें यही कह रहे हैं कि प्रूव कि इस बार आप सीरियस हो, प्रूव करें कि आप इस बार रिफॉर्म्स करेंगे, प्रूव करें कि इस बार माजी वाली गलतियां नहीं करेंगे। तो IMF भी ये कह रहे हैं, फ्रेंडली मुल्क भी ये कह रहे हैं, and that's the only way forward. So I hope कि political interference और bureaucratic interference और politically motivated interference की वजह से ये process derail ना हो। तो अली भाई साहब, ये मेक और ब्रेक वाली इस वक्त सिचुएशन है कि उसके पीआईए के बाद आगे स्टील मिल की भी बारी आनी है, HBFC भी है, फिर दीगर IPPs भी हैं। अगर ये वाली प्राइवेटाइजेशन स्मूथ तरीके से नहीं हुई तो दुनिया में ये एग्जाम्पल सेट करेगी कि पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन बेहतर तरीके से हो रही है या नहीं। एक मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में हम जी, लिटमस टेस्ट का मतलब यही कि ये जो आपका पहला पीआईए का है इसकी वजह से बाकी लोग इसके बेसिस के ऊपर बाकी लोग जज करेंगे कि उन्होंने पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना। जैसे आपने बोला कि पीआईए के लिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो शायद इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछले माजी में उनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे। तो अगर तो ये पीआईए का एक्सपीरियंस अच्छा जाता है, इट विल सेट अ गुड प्रेसिडेंट फॉर मोर पीपल टू कम। अगर ये नहीं जाता और ये ड्रैग ऑन होता है तो क्लियरली इसकी वजह से ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स डिस्करेज होंगे, हो सकता है लोकल इन्वेस्टर्स भी डिस्करेज हों, क्योंकि कहेंगे हम नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें इसमें इट टेक्स टू मच टाइम और उसके बाद सक्सेस नहीं होती। इसलिए स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई फॉर दिस और पीपल आर लुकिंग एट दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन के मौजूद थे, और एक टेस्ट केस है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन। चूँकि अगर ये बेहतर तरीके से करने में हुकूमत पाकिस्तान कामयाब हो जाती है तो ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर बल्कि फिर बैरूनी इन्वेस्टर भी पाकिस्तान आएंगे, बड़ी सरमायाकारी आएगी, तो पाकिस्तान के मज़ीद इदारे भी प्राइवेटाइज करने में मदद मिल सकेगी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।